हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2.7 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, 4 पार्ट हैं इसके। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और तसल्ली से करेंगे, ठीक है। तो आराम से बैठ जाओ, कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे आपके यहाँ पर। देखो ए पार्ट में क्या कहता है अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ठीक है, एक कॉम्ब जो है अगर उनको आप ड्राई हेयर पर मतलब रन करते हो तो वो अट्रैक्ट कर लेती है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को। कह रहा है क्यों? तो देखो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। कॉम्ब आपको पता ही है, ठीक है। कॉम्ब इस तरीके से होगी, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये कॉम्ब मैंने बना दी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये कॉम्ब है और ड्राई हेयर्स पे आपने इसको क्या किया, रन किया, मतलब घुमाया, ठीक है ना। अपने ड्राई हेयर्स पे लगाया, एकदम से आप कह सकते हो आपने कंघी की है, ठीक है। तो क्या होगा, इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज क्यों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हुई आपके बालों से और इस कॉम्ब में। तो क्या हुआ, फ्रिक्शन से इस पे चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज हो गई कॉम्ब, मान लो ये प्लस 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 चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर थे, है ना, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर थे जो, ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर लिए हमने, ठीक है, उसके पास लेकर आए इसको यहाँ पर लेकर आए जब हम, ठीक है, इसके पास लेकर आए, इस तरीके से बना दी मैंने दोबारा से ये कॉम्ब, ठीक है। इसके पास जब लेकर आए तो इस पर था प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये एक जो बिट्स ऑफ पेपर है ना, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके कि उसके मॉलिक्यूल में हुआ क्या। वो क्या हो गए, उसके अंदर जो चार्ज था वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड कैसे हुए? देखो ये प्लस था, जैसे मान लो यहाँ ये कॉम्ब है, ठीक है, कॉम्ब बनाई मैंने ये, ठीक है, कॉम्ब है, यहाँ था प्लस प्लस प्लस। तो इसके पास अगर मैं इसमें एक मॉलिक्यूल का बताऊँ आपको, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ऐसे अलाइंड हो गए, पोलराइज्ड हो गए, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ कि ये है आपका बिट्स ऑफ पेपर और इसमें ना चार्ज ऐसे पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। ऐसे पोलराइज्ड हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ गई आपके पास, कॉम्ब आ गई, क्लियर। ये था इसके पास क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पर, ठीक है। तो इस ये माइनस वाला इसकी तरफ आया और प्लस वाले को इसने रिपेल कर दिया, इस कॉम्ब ने, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, प्लस और माइनस ने की वजह से क्या हुआ, ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया इस कॉम्ब ने, तो अट्रैक्शन हो गई। अब रिपल्शन क्यों हुई? क्योंकि ये तो प्लस वाले को भी रिपेल भी करा था। रिपल्शन क्यों नहीं हुई बिट्स ऑफ पेपर, लेकिन अट्रैक्ट ही क्यों हुए? देखो एफ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर होता है, मतलब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पर जो एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वेयर के, यानी कि डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा रहेगी। अब इनमें देखो डिस्टेंस, इनमें डिस्टेंस देखो, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी यहाँ पर, अट्रैक्शन वाली, है ना। दो अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ज़्यादा है। अब जो सेम जो चार्ज हो रहा है यहाँ पर, जो ये प्लस था, ये वाला प्लस इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस केस में वो ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, ड्यू टू देयर डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स कम रहेगी, यहाँ डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज़्यादा रहेगी। क्लियर है? इतनी बात बता दो, ये कहानी हुई है इसके अंदर, तो ठीक है जी। तो बेसिक सा जो इसका आंसर है वो क्या है, क्या हो गई, जब कॉम्ब को आपने रन किया ड्राई हेयर पे वो चार्ज हो गई, और चार्जिंग की वजह से क्या हुआ, उसने बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बिट्स ऑफ पेपर में पोलराइजेशन कर दी, ठीक है। क्लियर है? ऐसे पोलराइज्ड कर दिए, ये है कहानी। अब जब बात कहता है कि व्हाट हैपन्स इफ़ द हेयर इज़ वेट, अगर वेट हो जाएंगे, तो देखो कोई भी चीज़ जब वेट होगी ना तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे गेट आप बंद करते हो, है ना, उसकी कुंडी लगाते हो जब, तो वो कई बार क्या होता है, बंद नहीं होता, बहुत ही हार्ड हो जाता है उसको बंद करना, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उसमें, है ना, बहुत स्मूथली नहीं होता। तो उसमें क्या करते हो आप, या तो ऑयल डालते हो, है ना, ताकि वो स्मूथ हो जाए और ईजिली चला जाए अंदर। क्यों ऑयल डाला? ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। या पानी भी डालोगे ना, पानी भी डालोगे तब भी वो हैंडल क्या हो जाएगा, ईजिली बंद हो जाएगा। देखना आप, देखा ना, गेट की कुंडी देखी है ना आपने, लगाते हो जब गेट पे ताला, जो मेन गेट है आपका, तो उसमें ऐसे बंद करते हो ना, इस तरीके से गेट होता है ना, ये इसके अंदर ऐसे जाता है ना, ये गेट है आपका, तो ऐसे बंद करते हो जब, तो ये अंदर नहीं जा रहा होता कई बार इनमें, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है तब वो स्मूथली जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। या पानी भी डालोगे ना तो उस टाइम तो बंद हो जाएगा वो, तो यानी कि फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन अगर कम हो गया, वेट अगर हेयर हैं, या रेनी डे है, रेनी डे में क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है, तो आपके बाल देखना चिपचिपे से रहते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, जब आप ड्राई हेयर तो रहे नहीं अब, है ना, या तो वेट है या फिर रेनी डे में मॉइस्चर है, उनमें चिपचिपापन है, ठीक है। तो क्या है उनमें, यानी कि वो गीले हैं, तो अब फ्रिक्शन कम हो गया। तो अब जब आप
कॉम को उस पर रन करोगे बालों पे तो वो जो फ्रिक्शन है वो कम है। अब फ्रिक्शन कम है तो वहाँ चार्जिंग होगी नहीं, चार्जिंग नहीं होगी तो वो अट्रैक्ट करेगा नहीं। आ गई बात समझ में? तो यही मैंने यहाँ पर सब लिखा होगा, देखो ये बुक में भी मिल जाएगा, वही वर्डिंग है सेम कि दिस इज बिकॉज द कॉम गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। पहले बात है अगर ड्राई हेयर्स पे कर रहे हैं हम, तो जो मॉलिक्यूल्स है पेपर में वो क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। जैसे मैंने आपको ये बताया यहाँ पर, ये क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। देखो पोलराइजेशन दिखा दी यहाँ पर, पोलराइज्ड हो गए बाय द चार्ज कॉम, क्योंकि जब चार्ज कॉम को लेकर आए हम बिट्स ऑफ पेपर के पास, तो जो वहाँ पर ये जो बिट्स ऑफ पेपर थे क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। नेगेटिव वाले इधर आ गए और पॉजिटिव वाले उससे दूर चले गए, रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने आपको समझाई दी पूरी कहानी की कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अब यहाँ पर उसने रीज़न लिखा है कि अगर वेट है बाल या रेनी डे है तो उसमें क्या होगा कि इसमें फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड कॉम रिड्यूसेस, कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम तो चार्ज नहीं होती, और अगर वो चार्ज ही नहीं हुई तो इनको पोलराइज नहीं कर पाएगी और ये अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे बिट्स ऑफ पेपर को। ठीक है, चलो ये तो हो गई वेट वाली कहानी। अब मेन बात आओ इस पे ड्राई हेयर वाली पे कि इसने बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। अब बात है बिट्स ऑफ पेपर को ही क्यों कर लिया, पूरे पेपर को क्यों नहीं कर लिया? अगर मैं यहाँ पर पूरा पेपर ले आता, ये बिट्स ऑफ पेपर को तो मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया, वैसे कह रहा हूँ कि पूरा पेपर ले आते, उसको क्यों नहीं अट्रैक्ट किया? क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है, इसका वेट ज़्यादा हो जाता है। अब वेट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर जो वो फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो फिर कम हो जाती है उसके कंपेरेटिवली, समझ रहे हो, क्योंकि वेट ज़्यादा है। तो फिर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लग रही है अट्रैक्शन के लिए, तो वो कम है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, तो फिर वो करेगा ही नहीं अट्रैक्ट। ठीक है, ये रीज़न है। अब इसमें थोड़ी सी एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ आपके फंडे क्लियर कर दूँ थोड़े से, कि जब भी चार्जिंग होती है ना फ्रिक्शन से, वो इंसुलेटर्स में होती है। देख लो ये कॉम जैसे ली थी, ये प्लास्टिक की थी, ये इंसुलेटर था, समझ रहे हो। तो क्यों इंसुलेटर ही होती है, फ्रिक्शन से जो चार्ज होती है वो इंसुलेटर ही क्यों होता है? क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करते, है ना, चार्ज मूव नहीं करते। एक तरह से आप कह लो कि जैसे हम कहते हैं ना, अब देखो जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो मतलब कैसे हुआ होगा, जब ये हेयर्स पे मूव कराई हमने कॉम को, तो अब पॉजिटिव है तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे गए होंगे, हेयर्स में गए होंगे इलेक्ट्रॉन, तभी इस पे पॉजिटिव आया। उल्टा भी हो सकता था, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होते तो हेयर्स पे पॉजिटिव आ जाता और इस पे क्या जाता, नेगेटिव आ जाता। हेयर्स भी हमारे इंसुलेटर की तरह ही एक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव आता। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो यहाँ अगर नेगेटिव होता ना तो यहाँ प्लस 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 आ जाता और यहाँ नेगेटिव 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 आ जाता, तब भी अट्रैक्शन नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ प्लस आता, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट ही करते हैं अपोजिट साइन वाले, तो है ना। तो वो बात है। तो मेन बात क्या है समझाने की, कि मान लो इस पर प्लस चार्ज आया तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, क्लियर है, तो ये चार्ज हुई है ना, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं यहाँ से, क्योंकि चार्ज तो यहाँ मूव करते नहीं है। जैसे इसको अच्छे से अगर एग्जांपल में समझाऊँ ना, जैसे समझ लो, मान लो इस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, मान लो इलेक्ट्रॉन्स आए। अब इससे इजीली क्यों समझ में आएगा, क्योंकि बालों वाली कहानी से आपको ना समझ में आए शायद, ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो नेगेटिव चार्ज आया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स ना मूव नहीं करते, इसी पे रहेंगे, समझ रहे हो। अगर कोई कंडक्टर होता, मान लो कोई कंडक्टर होता, तो कंडक्टर में तो क्या होता है, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन्स आए भी तो वो या तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे क्योंकि मूव करते हैं इसमें तो इलेक्ट्रॉन, क्लियर। या फिर क्या होगा, कंडक्टर है, कोई टच हुआ जहाँ पर मान लो, ठीक है, तो वो सारे वहाँ से निकल जाएंगे बाहर। अब ये तो इंसुलेटर है ना, अब इंसुलेटर है, आपने भी टच कर रखा है, आप ग्राउंड से टच हो, तो ये तो इंसुलेटर है, तो इसमें से चार्ज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इंसुलेटर है। क्योंकि अब कोई कंडक्टर होता तो वो आपके थ्रू बाहर निकल जाता, आपने टच किया, आप ग्राउंड पे हो, कंडक्टिंग हो ना आप तो, ठीक है। अब ये फिर यहाँ रुकेंगे कैसे, चार्ज रुकेंगे ही नहीं यहाँ पर, तो ये तो मूव कर जाएंगे। और इंसुलेटर तो इंसुलेटर में तो मूव करते नहीं, तो जितना आ गया वो रहेगा, ये चीज़ होती है। क्लियर हो रही है बात या नहीं, ये फंडा समझ में आ रहा है कंडक्टर का और इंसुलेटर का। इंसुलेटर में तो क्या हो रहा है, चार्ज रुक जाएगा, यहाँ रुकेगा ही नहीं है, या तो निकल जाएगा किसी चीज़ से टच होकर, या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा अंदर ही, क्योंकि इसमें तो मूवमेंट होती है, मोशन होता है अंदर, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं कंडक्टर में, इंसुलेटर में नहीं मूवमेंट होती, ठीक है। तो मूवमेंट नहीं होती तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये रुका रहेगा चार्ज। तो बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आए, उसने उसको पोलराइज कर दिया और अट्रैक्ट कर लिया। अब मान लो ये कंडक्टर होता तो ये यहाँ चार्ज होता ही ना, फ्रिक्शन से कर जितना मर्जी कर लेते, वो न्यूट्रलाइज हो जाता या बाहर निकल जाता, तो फिर अट्रैक्ट कैसे करता जब चार्ज ही ना होता, समझ रहे हो ना। तो कंडक्टर जो हैं जितने भी हैं वो बाय फ्रिक्शन जो है वो चार्ज नहीं होते, पहली तो बात है, ठीक है ना। या रबिंग करते हैं हम, जैसे कहते हैं ना फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कंडक्टर्स नहीं हो सकते वो काम, कंडक्टर्स में नहीं हो सकता। बताओ, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बता दो इसमें। तो ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि कंडक्टर नहीं लिए इसमें, यही लिए हैं, इंसुलेटर ही होती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिर्फ किस में होती है, इंसुलेटर्स में होती है, कंडक्टर में नहीं होती। मैं कह रहा हूँ अगर चार्ज आ भी गया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज से भी अगर हम एक और आगे बढ़े तो वो क्या होगा, कोई टच करेगा उसे तो वहाँ के थ्रू निकल जाएगा, तो कंडक्टर में रुकेगा तो है ही नहीं चार्ज। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है जी। देखो मैं सारा फंडा क्लियर कर दूंगा आपका, कोई डाउट आज तक रहा ना जो आपका, वो रहेगा नहीं।
अगले क्वेश्चन में जितना डाउट था वो सारा क्लियर कर दूंगा। देखो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ये ऑर्डिनरी रबर की बात कर रहा है बी पार्ट में। अब ऑर्डिनरी रबर जो है वो क्या इंसुलेटर है, ये पता है आपको, रबर इंसुलेटर होती है नॉर्मल जो रबर होती है। लेकिन जो एक स्पेशल रबर जो टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट में होती है उसको कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाते हैं। वाई इज़ दिस नेसेसरी, ऐसा नेसेसरी क्यों है? देखो अगर मैं आपको पिक के थ्रू दिखाऊं जरा, देखो ये है आपके पास, है ना, एयरक्राफ्ट के टायर हैं ये, ठीक है, इनको ना थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। अब इंसुलेटिंग क्यों नहीं बनाया जाता उसका समझो जरा बात। देखो जब एरोप्लेन क्या होगा, रनवे पे दौड़ेगा, ठीक है जी, मान लो लैंडिंग हो रही है या टेक ऑफ हो रहा है, दोनों के केस में वो रनवे पे तो चलेगा ही ना एयरक्राफ्ट, या नहीं चलेगा बताओ? मान लो जैसे ये मैंने कहा ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये इसके टायर्स हैं जो ग्राउंड पे लगे हुए हैं, इस तरीके से समझो। तो ये एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं जब ग्राउंड पे लग रहे हैं, और ये जब लैंड करता है तब भी मूव करेगा ग्राउंड पे, ठीक है, और जब टेक ऑफ करता है तब भी मूव करना है इसमें टायर, इसके टायर्स ने। तो हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि बस उतर गया और वहीं से चला गया। देखा होगा आपने एरोप्लेन, तो जब लैंड होते हैं तब भी वो मूव करते हैं ग्राउंड पे थोड़ी देर, और जब टेक ऑफ करते हैं तब भी उसको दौड़ना पड़ता है ग्राउंड पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम की कहानी को समझो। देखो फ्रिक्शन हो रहा है, अगर ये कैसे हैं, मान लो इंसुलेटिंग है अगर ये टायर्स, तो इनमें होगा क्या, इंसुलेटिंग है तो चार्जिंग होगी इनमें, क्योंकि इंसुलेटर और फ्रिक्शन हो रही है ग्राउंड के साथ, फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो जाएगा। मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे समझो, मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर। अब है ये इंसुलेटर। अब जब हम कहें कि इस तरीके से चार्ज जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और वो किसी कंडक्टिंग के कॉन्टैक्ट में हो एकदम से, ठीक है, तो वहाँ ना स्पार्क हो सकता है, क्योंकि चार्ज वहाँ मूव करने की कोशिश करेगा उसमें, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। और इसमें कहाँ होता है, वो रिम्स में। ये रिम देख रहे हो, ये रिम भी तो होता है ना टायर में, ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये रिम है, ये रिम है ना टायर का, ये तो कैसा है, कंडक्टिंग है। अब इंसुलेटिंग टायर है और ये कंडक्टिंग रिंग है। अब इंसुलेटिंग टायर क्या हो गया, चार्ज हो गया बहुत ज़्यादा, इतनी तेजी से मूव करता है, बहुत जल्दी चार्ज भी होगा ये ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो यहाँ से वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा इस रिंग में, है ना, यहाँ पर चार्ज क्या होना चाहिए उसके साथ, डिस्चार्जिंग होनी चाहिए। ये तो हो सकता है ना, डिस्चार्जिंग तो हो ही सकती है ना, या नहीं हो सकती, बताओ, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ? हो सकती है डिस्चार्जिंग यहाँ पर। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार आपको करंट लगता है, जैसे आप अपना चेयर पे बैठे हो, ठीक है, कई बार उस पर भी करंट लग जाता है आपको, कई बार आप डोर खोलते हो गाड़ी का, उसमें भी करंट लग जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये चार्जिंग में है ना, ठीक है, और यहाँ ये कंडक्टिंग के कॉन्टैक्ट में आती है, कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम कहेंगे इसको, कि जनरेट हो गई इसमें टायर में, जब चार्ज आ गया, इस पर इकट्ठा हो गया चार्ज, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो स्पार्क क्रिएट कर सकती है, जैसे जब वो कंडक्टिंग के कॉन्टैक्ट में आती है, समझ रहे हो। तो ये कंडक्टिंग के रिम ही तो है ना अंदर, तो वहाँ स्पार्क हो सकता है ना क्रिएट। अब सोचो इतना ज़्यादा पेट्रोल होता है इसके अंदर, तो आग भी लग सकती है ना इसमें, एयरक्राफ्ट में इतनी तेज़ी से चलता है, क्लियर है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, इसमें थोड़ा सा कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया टायर में। उससे होगा क्या, जैसे जैसे ये रनवे पे मूव करता है, चार्ज हो रहा है, साथ साथ कंडक्टिंग भी है, क्योंकि थोड़ा, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो कंडक्टिंग है, इसलिए क्या होगा, ग्राउंड में वापस जाता भी रहेगा चार्ज, समझ रहे हो। तो उसी टाइम सब कुछ काम हो जाएगा। ये नहीं कि भाई अब उड़ गया जहाज और अब वो डिस्चार्ज होना चाह रहा है, जो इंसुलेटिंग टायर पे जो चार्ज आया वो अब मान लो क्या होना चाह रहा है, डिस्चार्ज, तो वो इस रिम के तो कॉन्टैक्ट में है ही, तो इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ स्पार्क हो सकता है, तो क्या हो सकता है, फायर भी हो सकती है, वहाँ आग लग सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया, टायर को ही थोड़ा कंडक्टिंग बना दिया, कि जब वो रनवे पे दौड़ रहा है ग्राउंड पे, तो उसी टाइम क्या हो जाए, कंडक्टिंग बना दिए, क्योंकि वो मटेरियल थोड़ा सा, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, समझ रहे हो इतनी बात। तो चार्ज इकट्ठा होगा ही नहीं इतना, चाहे लैंडिंग हो रही है, चाहे क्या हो रही है हमारे पास, बताओ, चाहे लैंडिंग हो रही है और चाहे टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ना बच्चे एक चीज़ कहते हैं कि जी हमें तो ये पता चला कि एयर फ्रिक्शन भी तो होगा, ऊपर जो एयर फ्रिक्शन भी तो होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी बॉडी भी तो चार्ज हो जाएगी, एरोप्लेन की जो ये बॉडी बनाई है मैंने, ये वाली यहाँ पर जो है, ठीक है, ये भी चार्ज हो जाती है। तो ये चार्ज कैसे जाएगा जी, इसके लिए भी तो शायद नहीं कंडक्टिंग बना दिया। देखो अब मैं आपको यहाँ फंडा क्लियर कर रहा हूँ, कई जगह आपने देखा होगा, कहा होगा कि एयरक्राफ्ट भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो वो भी इसके थ्रू निकल जाता है, टायर्स के थ्रू कंडक्टिंग, समझ रहे हो, वो बात सही है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो इतनी देर थोड़ी ना वेट करेगा ग्राउंड पे उतरने की, टायर्स की बॉडी तो चार्ज हो गई वहाँ। अब वो बॉडी अगर वहाँ चार्ज हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो जरा सा किसी कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही चल रही है, ठीक है, तो उसमें भी फायर हो सकता है, कोई और उसको मिल गया अगर एटमॉस्फेयर से कुछ, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें बॉडी में ही डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस लगे होते हैं उसकी बॉडी पे, जो कि उसको क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ
जितना भी एयर फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हुई है, जो एरोप्लेन की बॉडी है, वो क्या होती है साथ साथ डिस्चार्ज भी होती रहती है एटमॉस्फेयर में, मतलब कि एटमॉस्फेयर में उसको चार्ज को बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं, उसको इकट्ठा नहीं होने देते इस पे एरोप्लेन पे, ठीक है ना। तो यहाँ कहानी जो टायर्स की है ना कि कंडक्टिंग क्यों बनाया, वो ग्राउंड की वाली कहानी पे ही बनाया कि जो ग्राउंड से जो चार्ज हो जाती है ना टायर, और फिर वो रिम रूम भी लगे होते हैं उसमें, तो वहाँ जब डिस्चार्ज होना चाहेगा वो ऊपर जाके, तो क्या होगा, आग लग सकती है वहाँ पर, ठीक है ना, स्पार्किंग हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है जब, तो स्पार्किंग। तो वो साथ साथ अगर रिलीज हो जाए तो वो कब हो सकता है, अगर इनको थोड़ा कंडक्टिंग बना दे, तो जो भी चार्ज हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, वो साथ साथ क्या हो जाए, निकल जाए। बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग नहीं होता, ये थोड़ा बहुत कंडक्टिंग होता है कि चार्ज जो है जितना एक्यूमुलेट हुआ है इस पे रबड़ पे, वो क्या हो जाए, सारा बाहर चला जाए ग्राउंड में। बात इतनी समझ में आ रही है। देखो दो बातें थी कि भाई जो उसकी बॉडी पे जो चार्ज आया, वो तो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइसेस लगे होते हैं उनके थ्रू वो बाहर हो जाता है। बात है कि जब वो रनवे पे लैंड करता है, टेक ऑफ करता है रनवे से, तो उस पर जो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आता है ना, ठीक है, वो वहीं ग्राउंड में चला जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे कंडक्टिंग बना देते हैं। क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग नहीं बनाए, इंसुलेटिंग रहे, तो चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और रिंग वगैरह कैसे हैं उसके, कंडक्टिंग है, तो वो वहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट में जैसे ही भी आएगा, डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो वहाँ स्पार्क क्रिएट हो सकता है। क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या क्रिएट करती है, स्पार्क क्रिएट करती है, जैसे वो किसी कंडक्टिंग के उसमें आती है, ठीक है ना। अब अगर लेकिन हाँ साथ साथ चार्ज हो रही है, साथ साथ रिलीज हो रही है, तो फिर अलग कहानी होती है, समझ रहे हो। क्योंकि उसको ही आपने थोड़ा कंडक्टिंग बनाया कि भाई वो चार्ज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा, थोड़ा क्या होगा, ग्राउंड में ही भेज देगा वापस, तो इसलिए थोड़ी कंडक्टिंग बनाई है कि वो उस पर चार्ज इकट्ठा हो ही ना। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा सुन लेना, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, लिखने के लिए तो बस जरा सी बात है, जिन्होंने रटना है तो वो जरा सी बात रट सकते हैं क्या, कि इट इज़ डन टू कंडक्ट चार्ज टू द ग्राउंड। ऑब्वियसली बात है, ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि जो चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाए, विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेट हो जाती है, उसमें रिजल्ट क्या होता है, स्पार्क होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आग लग सकती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, समझ में आई होगी। सी पार्ट को देख लेते हैं। अब देखो सी पार्ट में वो आपको क्या कहता है, कहता है व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। वाई? देखो अब जैसे हमने कहा, एरोप्लेन की बात करी थी हमने, तो एरोप्लेन में तो क्या हुआ बताओ, एरोप्लेन में तो हमने कहा कि जो उसकी बॉडी एयर की वजह से चार्ज हुई ना, उसके लिए तो डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने सिर्फ किसकी बात करी थी, टायर की। भाई टायर पे जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता है, तो वो वहाँ आग लगा सकता है ना। तो उसके लिए उसे थोड़ा कंडक्टिंग बना दिया कि तो वो साथ के साथ ही क्या करे, चार्ज को सारे वो ग्राउंड में भेज दे। व्हीकल्स में तो देखो ऐसे कोई डिवाइसेस नहीं लगे हुए कि उसकी बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो उससे वो एटमॉस्फेयर में ही वो चार्ज चला जाए। वहाँ क्या करते हैं हम, क्योंकि अब दूसरी भी बात है, देखो एरोप्लेन में तो हम मेटेलिक रोप नहीं लगा सकते। मेटेलिक रोप कैसे, देखो जैसे ये एक ट्रक है, इसमें क्या है, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, तो ये देखो एक मेटल की जो चेन है या रोप है, वो नीचे लटकी हुई है ग्राउंड के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आएगा, जैसे ये लटकी हुई है। अब इससे क्या हुआ, जितना चार्ज आया होगा बॉडी पे, वो साथ साथ क्या हो रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, मेटल की है ना, तो ये साथ साथ चार्ज मूव होकर ग्राउंड में चला जाएगा। अब एरोप्लेन में तो ऐसा नहीं कर सकते ना भैया, वो तो ऊपर उड़ना है, वहाँ से थोड़ी चेन नीचे लटका देंगे। तो उसके लिए तो मैंने कहा कि डिवाइसेस हैं। कईयों के मन में आता है ना कि वहाँ क्यों नहीं लगा दी चेन, ये तो वहाँ नहीं लग सकती है एयर बॉडी के लिए, उसकी मतलब एरोप्लेन की बॉडी के लिए, तो वहाँ तो डिवाइसेस लगे हैं। हाँ, टायर्स का इलाज हम कर सकते थे वहाँ, क्योंकि वो ग्राउंड पे आता था, तो ग्राउंड में साथ के साथ चार्ज चला जाए, तो उसे कंडक्टिंग बना दिया एरोप्लेन में तो। लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रक या जो भी ये जा रहा है सामान, इसमें क्या है, कोई डिवाइस नहीं लगा रहे हम, क्योंकि अब जो एयर फ्रिक्शन तो हो ही रही है ना गाड़ी के साथ, एयर फ्रिक्शन हो रही है तो वो चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज हो रही है तो वही कहानी है उसकी कि अब इतना ज़्यादा चार्ज उस पर अगर आ गया, ठीक है, वो जब वो डिस्चार्ज होगी तो वहाँ भी स्पार्क हो सकता है, और स्पार्क हो गया तो उसमें इन्फ्लेमेबल चीज़ है, यानी कि ऐसी चीज़ है जिससे जो ज्वलनशील है, जिसको हम बोलते हैं, आग लगा सकती है। तो अगर स्पार्क हुआ तो उस पूरी गाड़ी में नहीं आग लग जाएगी, बताओ। तो इसलिए ये चेन्स लटका दी जाती हैं कि भाई जो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो भी वहाँ चार्ज हुआ है वो साथ साथ निकलता रहे ग्राउंड में, इकट्ठा हो ही ना, तो स्पार्क होगा नहीं, ठीक है। अब रही बात टायर्स की बात, आप कहोगे टायर्स का भी होता है जी, टायर्स तो उसके तो इंसुलेटरिंग होते हैं, कंडक्टिंग तो होते नहीं है जो नॉर्मल टायर्स होते हैं गाड़ियों में। तो उसके लिए पता क्या किया जाता है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वैसे ये बात। उसके लिए भी क्या होता है, ऐसे चेन्स लगाई होती हैं टायर्स में, आपने देखा होगा। जो टायर बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, बहुत मतलब जो ट्रक बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो उनमें फिर इस तरीके से लगा दिया जाता है, टायर्स पे भी लगा दी जाती है। भाई टायर्स भी कंडक्टिंग कर दिया, भाई उसका मटेरियल तो कंडक्टिंग है नहीं, लेकिन ये चेन बांध दी इस तरीके से। तो अब अगर क्या होगा, इस पर चार्ज आएगा भी, तो वो इन जो ये मेटल्स की जो चेन्स हैं, इनके थ्रू ग्राउंड में ही चला जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा नहीं होगा तो वो स्पार्क नहीं क्रिएट करेगा,
क्योंकि स्पार्क कब क्रिएट होगा, जब इतना चार्ज इकट्ठा होगा, वो डिस्चार्ज भी तो होना चाहिएगा ना। तो वो डिस्चार्ज किसी के थ्रू हो सकता है, मान लो किसी ने टच कर दिया इसको वहाँ पर, है ना, उसके थ्रू हो सकता है। जैसे ये रिंग्स हैं, ये इसके अटैच्ड ही हैं, यहाँ से भी स्पार्क क्रिएट हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। क्योंकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हम कहते हैं चार्ज जब हो जाती है ये, ठीक है, तो इसमें स्पार्क क्रिएट हो सकता है जब भी वो किसी कंडक्टिंग के कॉन्टैक्ट में आएगी। समझ रहे हो बात को या नहीं? क्लियर है? तो वो स्पार्क क्रिएट ना हो तो ये मेटेलिक चीज़ें हमने लगा दी कि साथ साथ ही चला जाए, साथ साथ जा रहा है ना, वो है तो ग्राउंड भी कंडक्टिंग, लेकिन वो साथ साथ जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर मान लो पहले तो इकट्ठा होता रहा जी, होता रहा जी, होता रहा, वो एकदम डिस्चार्ज हुआ, तब स्पार्क होता है ना। इतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट हो जाएगी, स्पार्क क्रिएट हो गया। अब वो जितना हो रहा है थ्रू दिस मेटेलिक चेन, साथ साथ जा रहा है अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ जा रहा है ना, इकट्ठा होने तो दे ही नहीं रहे हैं, साथ साथ जा ही रहा है, ठीक है, तो वो स्पार्क नहीं होता फिर। क्लियर है बात? इतनी समझ में आई या नहीं बताओ? ठीक है, जैसे कि ये प्रॉपर देख लो, ये टायर इस तरीके से होते हैं, ठीक है, क्लियर है? कईयों में मिलेगा, कईयों में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर? बताओ जी, समझ में आई कहानी? ठीक। अब एक बात कर लेते हैं इसमें डी पार्ट की। डी पार्ट में क्या कहता है, देखो यहाँ पर कहता है, अब ये ना इसमें सी का मैंने सेम रीज़न ही लिखा है कि जो बी में दिया था वही रीज़न ही है, ठीक है, तो इसमें भी यही लिख सकते हो कि इसलिए किया ताकि चार्ज हो वो ग्राउंड में चला जाए, और क्योंकि टू मच इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करती है, स्पार्क क्रिएट कर देती है, और रिजल्ट क्या आता है उसका, फिर फायर लग जाती है, ठीक है। देखो अब क्या है हमारे पास डी पार्ट में, अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन। परचेज मतलब क्या है, जो पक्षी है ना वो बसेरा कर रहे हैं, एक तरह से हम कहते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे बोलो। ऑन अ बेयर, बेयर मतलब क्या है कि वो तार कैसी है, उसके ऊपर कोई रबड़ का कुछ नहीं लगा हुआ, एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल ही जैसे हम बोलते हैं ना कि एक नेक्ड वायर है ना, नंगी तार है वो, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही है कि बेयर का मतलब क्या और परचेज मतलब वहाँ बैठ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, क्योंकि इंग्लिश की थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखो हाई पावर लाइन है और बेयर है, वो नेक्ड है, यानी कि उस पर कोई इंसुलेटिंग होनी है। अब आपने नॉर्मल तारें देखी होंगी, वो कैसी होती हैं भाई, ऊपर रबड़ लगी होती है ना, उसके ऐसे थोड़ी ना टच कर देते हो आप तारों को। सारी तारों के ऊपर क्या है, रबड़ लगी हुई है, तभी तो आप उनको टच कर रहे हो, चाहे ऑन भी है टीवी, आप उसकी वायर को टच कर लेते हो ना, क्योंकि रबड़ लगी हुई है, ऊपर रबड़ लगी हुई है ना। अब मान लो नॉर्मल ऐसे ही तार हो तो आप लगा दोगे क्या हाथ, उसको करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ यही कह रहा है कि भाई वो हैवी नेक्ड हाई पावर लाइन, और उसके ऊपर एक बर्ड है वो बैठी हुई है, एंड नथिंग हैपन टू द बर्ड, कुछ भी नहीं हो रहा उसको, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेस द सेम लाइन एंड गेट्स अ फैटल शॉक। लेकिन यही काम एक आदमी करे ग्राउंड पे खड़ा हो गए तो उसे तो शॉक लगेगा, फैटल शॉक लगेगा। देखो ये एक हाई पावर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये बर्ड, ठीक है, बर्ड है, ये यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, इसको तो शॉक नहीं लग रहा। लेकिन यही जो मान लो इसको ऐसे बना लो, यही वायर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने इसको टच कर लिया ऐसे ग्राउंड पे खड़े हो गए तो इसको शॉक लगता है। क्यों? देखो कहानी क्या है, जो करंट मूव करता है ना वो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अब मान लो ये 220 वोल्ट की है, मान लो हाई पावर लाइन है 220 वोल्ट की, ठीक है। अब ये जो बर्ड बैठी है, ये लाइन जो है इसका भी पोटेंशियल 220 और ये बर्ड इसी के ऊपर बैठी है, इसका भी 220 ही है, ठीक है, तो मूव इसमें नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात? नॉर्मल इसको, क्योंकि करंट मूव कैसे कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, कब मूव करेगा, जब वो हाई टू लो जाएगा, ठीक है। अब हाई टू लो कैसे होगा, अब जैसे ये पर्सन यहाँ खड़ा हो गया ग्राउंड पे, ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0, इसने इसको टच कर दिया, अब ये है 220 वोल्ट की लाइन, ऑब्वियस ही बात है अब करंट क्या होगा, इसमें से मूव कर जाएगा, क्योंकि उसे क्या हुआ, हाई टू लो जाना है, तो इस पर्सन में से निकल के ग्राउंड में जाने की कोशिश करेगा, इतने में ये काम यहाँ खराब हो जाएगा। लेकिन जो बर्ड थी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने ग्राउंड को थोड़ी टच किया हुआ है, उसके तो पोटेंशियल यहाँ सेम पोटेंशियल है, ठीक है जी, तो कोई शॉक नहीं लगा उसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया तो करंट इसमें से निकलेगा तो बंदे को शॉक लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, करंट पासिस ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो यहाँ डिफरेंस इन पोटेंशियल आ जाता है, बट यहाँ इसके पास डिफरेंस इन पोटेंशियल नहीं है, तो ये रीज़न था जी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कहानी मेन, ठीक है, और नहीं समझ में आई है तो दोबारा सुन लेना एक बार, समझ में आ जाएगी। क्लियर है जी, कर लोगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसका। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।